नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। दोस्त, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, आज के क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन करने जा रहे हैं क्लास, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे और इसमें पीवाईक्यूज है, मतलब जो पहले के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है 9-10 के लिए विज्ञान का ये सेशन है दोस्त। बिहार स्टेट के लिए, या आप 2024 या 2025 इन दोनों साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, या 2026 के लिए क्यों ना, आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट है। तो आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो दे दूं। दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। जी हाँ। और मैं आपको पढ़ाने से पहले बता दूं कि आज तकरीबन 2009 से मैं टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और साथ में आज मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और हमारे यहाँ से ढेर सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। जी हाँ, ढेर सारे। या वो एसएससी हो, या बीपीएससी टीचर हो, सीटेट हो, बैंकिंग हो, इन जगहों पे बहुत जगह बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक पढ़ाई आपको जो बोलता है वो मैं आपको दूंगा, ये विश्वास रखें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप जिसका आंसर जानेंगे, आपसे निवेदन है कि आप आंसर जरूर टिक करें, या कमेंट्स में बताते रहें, या नहीं बता पाएंगे कमेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, मन में सोचते जरूर रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, ठोस वस्तु की बात हो रही है, ऊष्मा का चालन क्या बात पे, सामग्री की घनता, यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सामग्री के आयाम, उसके बाद घर्षण, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या मायने नहीं रखता, तो आंसर हो जाएगा घर्षण। घर्षण से कोई यहाँ पे ताल्लुकात नहीं है कि वस्तु में ऊष्मा क्या रफ्तार से चलेगा। ध्यान रखिएगा। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। डैश तंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो कौन सा, संवहनी तंत्र, उत्सर्जनी तंत्र, तंत्रिका संबंधी तंत्र, श्वसन संबंधी तंत्र। अब आप जवाब दीजिए कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर संवहन करने का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरे जगह तरल पदार्थ का बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? कोई तो रीजन होता होगा। तो आप आंसर सोचिए पढ़ के जरा। तो आंसर कहेंगे पहला ही हो जाएगा, ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, एक जगह एक तरफ से दूसरे तरफ ऊष्मा को जाने नहीं देता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का कौन सा रंग बनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर काला बनाया जाता है। सौर कुकर के अंदर काला बनाया जाता है, ताकि कोई भी रिफ्लेक्ट होके बाहर ना आए। नेक्स्ट होता है, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुनैन। ठीक है, कुनैन वृक्ष के छाल से कुनैनी करके दवा है जो मलेरिया के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी यही दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? अच्छा ध्यान रखिएगा, वायु के माध्यम से नहीं फैलेगा। निमोनिया, हैजा, सामान्य जुकाम, या तपेदिक। तपेदिक मतलब टीबी बोलते हैं इसको। तो छः का आंसर कहिएगा कि हैजा सर ये गंदे पानी से फैलता है, ये सब हवा से फैल जाएगा। ध्यान रखिएगा। एडीज, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? कौन सा बीमारी फैलाता है? तो छोटा बच्चा भी कहेगा सर डेंगू। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है? सोच के देखिए, पहले करा जैव भू रासायनिक चक्र या अवसादी चक्र कहलाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सल्फर चक्र। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में नंबर दिलाने वाले हैं। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ गया है, तो क्या लक्षण आपको दिखेगा? तो आप कहेंगे सर लक्षण दिखेगा गठिया का, पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? कौन अधिक काम कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली, ये सबसे ज़्यादा काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया नहीं, गतिशील पत्थर नहीं, एक उठाया हुआ हथौड़ा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में होता है। एक घर में एक जगह में 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में ऊर्जा कितनी है? तो आंसर हो जाएगा दोस्त 250 जूल है ये। इसको थोड़ा सा आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो चैनल पर एक थ्योरी क्लास चल रहा है, उस थ्योरी क्लास को अटेंड करेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे
थ्योरी करना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ये सब नंबर दिलाने वाला एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति होती है। जवाब दीजिए। कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहा है, तो आप कहिएगा लास्ट हो जाएगा। ऊर्जा न तो निर्माण होता है, ना ही इसका नष्ट होता है, ऊर्जा कंजर्व है। उत्प्लवकता वायुयांशी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरती है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही उत्प्लावकता के बारे में बताया था, वायुयांशी। दबाव को डैश से मापा जाता है। दबाव जो होता है प्रेशर, उसको क्या चीज़ से मापा जाता है? तो आंसर क्या? बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, तरल पदार्थ का घनत्व एवं उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। पानी का घनत्व क्या है ये पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला ही हो जाएगा 1000 किलो घन मीटर। एक घन मीटर में क्या होता है? 1000 किलो पानी आ जाता है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखेगा? तो ध्यान दीजिए, 8 पर कॉपी हो रहा है, मतलब 8 पर रिपीट हो रहा है। तो 8 के बाद 2 गो और, तो शुरू के दूसरा नंबर। बात समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। पहले का 2 छोड़ देना है, क्योंकि 10 के बाद क्या कर रहा है? 10वां नंबर पूछ रहा है, इसीलिए। आगे कहता है निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबराइन ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब ये जो डोबराइन साहब ने दिया था ट्रायड नियम, त्रियक नियम कहते हैं जिसको, 3 का नियम दिया था, ये किस पे, कौन है इसके जैसा? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। इसका और इसका, एक सेकेंड, आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों का, लिथियम का और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान को ना आप ऐड कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, आपका बीच वाला सोडियम का निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगला कहता है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? छोटा बच्चा भी बता देगा, अगर नहीं तो गड़बड़ है। 20 का पहला हो जाएगा, मेंडलीव साहब ने किया था। अगला बढ़िया क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के वक्ता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है? देखिए, वक्ता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, फोकल आपसे पूछ रहा है, तो फोकल लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, बहुत आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। पहले तो आप इसको डिवाइड देंगे 2 से, क्योंकि जो वक्ता त्रिज्या होता है उसका आधा होता है फोकल, तो आप 15 आएगा, लेकिन ये दोनों तो कैंसल। अब प्लस में या माइनस में, तो ध्यान रखिएगा, नाम है अवतल, अवतल का होता है माइनस। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आप ध्यान दीजिए, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है, क्लास 10 में खूब हम लोग पढ़ा है। रेखीय आवर्धन बोलते हैं इसको, आवर्धन के नाम से जानते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशीय तंतु काम करता है। अगर है किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हैं तो किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिए, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा दीजिएगा आप? निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, तब दिमाग लगाइए, अब दूर के वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस लगाइएगा? द्विफोकल नहीं, बेलनाकार नहीं, या तो अभिसारी या अपसारी, ए और डी में से कोई होगा। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, अपसारी लगाएंगे हम लेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से लिया जाता है, क्यों? उसमें ऐसा क्या रीज़न है कि उसको लिया जाता है? तो हर कोई जानता है कि ऊर्जा दक्षता होती है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा मतलब क्या करती है, मतलब बिखेरती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहला नियम क्या कहता है? जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जो रुका है वो रुका रहेगा, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए 26 का कौन सा है? तो सी नंबर। जब एक बस की अचानक शुरू होता है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही तो है जड़त्व का नियम। जब आदमी गाड़ी चलने लगा, सब कुछ रुका हुआ था गाड़ी के साथ, तो गाड़ी का व्यक्ति का जो नीचे वाला पोर्शन है जो गाड़ी से टच है वो रुका रह गया, और गाड़ी आगे में बढ़ गया उसके साथ, तो उसको लेके बढ़ा, और शरीर ऊपर वाला भाग पीछे का में रह गया क्योंकि वो स्थिर रहना चाहता है। जो मैंने डिफिनीशन दिया वही बात इस पर लागू
होता है। अब इसका जवाब दीजिए। कह रहा है बल समीकरण में F बराबर क्या है, बल का समीकरण में F बराबर क्या आप लिखते हैं, तो आप कहेंगे F बराबर m में होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान गुण और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। अब यहाँ संवेग का फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। आंसर बता दे रहे हैं, आप दिमाग लगाइए, नेट का हेल्प लीजिए और निकालिए। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। देखिए अब बुध पर पूछ रहा है, तो बुध के लिए आपको जानना होगा, यहाँ होगा 14.3 किलोग्राम। क्यों होगा, थोड़ा सा इंटरनेट का मदद लीजिए। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे हम डिटेल नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है, बहुत टाइम लग जाएंगे। पेंडुलम, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेट की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देखे होंगे पेंडुलम कहाँ लगा रहता है, तो आंसर हो जाएगा दादाजी की घड़ी। दादाजी की घड़ी मतलब सीधा कहिए ना, जो टंगा हुआ घड़ी रहता है उसमें प्रयोग किया जाता है, हाथ में पहनने वाला घड़ी में नहीं। वेग में परावर्तन लगने वाला समय, वेग में परावर्तन बता लगने वाला समय को क्या बोलते हैं। सोचिए, डिफरेंस इन वेलोसिटी, या बटा के नीचे है टोटल टाइम, तो क्या कहेंगे इसको। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, त्वरण कहेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, देखिए समान में असमान दूरी तय करता है, तो इसे क्या कहिएगा। मतलब समान समय तो हमेशा समान ले रहा है, लेकिन अलग अलग दूरी तय कर रहा है, हर सेकंड मतलब दूरी बदल जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसको क्या असमान गति बोलेंगे, मतलब इसका गति जो है समान नहीं है। एक और न्यूमेरिकल आया है, एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं, आंसर मैं बता दे रहा हूं, आप इसे बनाएं खुद से। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल मैं छोड़ता रहूँगा, न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा मेहनत करने हैं, उसको लिख लिख के बनाइएगा। सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है। आप सोचिए, पानी के नीचे कोई भी वस्तु है ना, उसका जानकारी लेने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार में होता है कुछ इस तरह के भी बनता है। अगर मान लीजिए नाव है, तो क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ वस्तु है तो इस पर भेजा गया, यहाँ से फिर यहाँ पे आया तो इसको पकड़ लिया जाता है कि यहाँ कहाँ पे वस्तु है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। अच्छा, ध्वनि तरंग का आपको विशेषता नहीं है इन चारों में से, बताइए जरा। तो कहेंगे बहुत आसान है, 35 का सर डी हो जाएगा। हर्ज ध्वनि की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंग का विशेषता नहीं है, आयाम है, आवृत्ति और वेग है। अगला कहता है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध होता है। एक फार्मूला आपसे सीधा पूछ रहा है, तो आंसर कहिएगा 36 का सर सी हो जाएगा कि n बराबर हो जाएगा 1/t। और देखिए यहाँ एगो चीज़ जानिए, यहाँ माफ़ी चाहेंगे भी लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक एन होगा। देखिए टी 1/t को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1/आवर्तकाल, मतलब 1/आवर्तकाल को ही आवृत्ति बोला जाता है। अगला करा बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है, मतलब एकदम मंद है, धीरे से एकदम साउंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम, तो उसको क्या कहिएगा, 0 डेसिबल है इसका मतलब। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सारे एसिड में क्या होंगे, तो हाइड्रोजन सारे एसिड में होंगे, ये तो हर कोई जानता है। अगला कहता है निम्न में से विषम की पहचान करें। 4 दिया हो, इसमें विषम आपको चुनना है, मतलब जो अलग है किसी गुण के आधार पे, तो ये हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर, सोडियम, अमोनियम, ये सभी सेम है। आगे कहा जाता है कि यदि हम धावन सोडा की, मतलब धोने वाली सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, मतलब हम लोग को क्या पता चलेगा। तो आप कहेगा बहुत आसान है सर, पता चलेगा हमें CO2 गैस से तेज बुदबुदाहट के साथ निकलने लग जाती है। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयन का विनिमय होता है। 41 का आंसर हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, आंसर हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम बताता है। अवरोही क्रम आपसे पूछ रहा है, तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पहले होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा।
देखिए इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए ऐसा है सीक्वेंस। कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2 एल्केन वाला में, यानी C हो जाएगा। एल्कीन का हो जाता है -2, ठीक है, सॉरी मतलब CnH2n बस, लास्ट वाला में -2 हो जाता है, मतलब एल्काइन में। ये जवाब दीजिए। IUPAC नाम में गलत सेट चुनिए, गलत हम बताते हैं, सही आप पकड़ लीजिए। तो गलत है आपका C वाला, इसको हटा दीजिए तो आंसर हो, ये सब सही है, पढ़ लीजिए एक बार। C4H9OH का ब्यूटेनॉल नॉल ब्यूटाइल एल्कोहल सही है। अगला है CH3OH का मेथेनॉल, ये भी सही है। मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, ये सब नाम सही है। C2H5OH का हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, ये भी सही है। C में सच में गलती था कोई, मतलब रूल के हिसाब से ही है ना, 3 दूनी 6 और 2 8 OH, ये कभी बन ही नहीं सकता, मतलब ऐसा है जो कि बनेगा ही नहीं। एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्युमिनियम क्या चीज़ के द्वारा निष्कर्षित होता है, तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके हटा निकाला जाता है। अगला कहता है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, हरी मटर को कौन सा नाम से जानते हैं, तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम हरी मटर को बोलते हैं। अच्छा हरी मटर का क्यों पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है मेंडेलीफ ने मटर पर ही अभिक्रिया किया था, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट किया था आनुवंशिकता का, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं, एक्स और वाई, ये सॉरी पहला हो जाएगा, एक्स वाई लड़की के लिए काम का है, ध्यान रखिएगा। माफ़ी चाहेंगे, लड़का का होता है एक्स वाई, ध्यान रखिएगा। लड़की का एक्स एक्स है, जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ, एक्स एक्स और वाई और एक्स होता है, ठीक है। ये जो होता है ये स्त्रियों में होता है, ये पुरुषों में होता है, ठीक है, क्योंकि वाई होता है पुरुष में। तो कारण लड़का बनने का पूछेगा तो हमेशा पुरुष ही जिम्मेदार होता है लड़का बनने का। लड़की बनने का कारण जो होता है पुरुष और महिला दोनों मिलकर जिम्मेदार होता है, क्योंकि वाई वाला सिर्फ पुरुष में होता है, किसी किसी पुरुष में वाई होता ही नहीं है, सिर्फ एक्स एक्स रहता है। तो जब भी उसका बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, लड़की ही होगा। बात समझ में है, वही यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, लड़की के लिए यही होता है, एक्स एक्स। नेक्स्ट कहता है होमोसेपियंस, ठीक है, शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ये तो मानव के लिए दिया गया था, पुराने मानव के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी लिनियस ने दिया था। अगला कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा, मतलब ये चीज़ किसने लिखा था, आप कहेंगे बहुत आसान है, ये लिखा था हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। एक विशिष्ट घर की एक माह के ऊर्जा खपत इतना जूल है, 9.9 × 10 के बाद 8 जूल, इकाई में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, आंसर हो जाएगा 250 इकाई। थोड़ा सा आप निकालिएगा खुद से इसका। आगे कहा जाता है यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है प्रतिरोध। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, क्या मूव करता है कि विद्युत धारा बनता है परिपथ में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा मूव करता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, विद्युत धारा नापने वाला क्या है ना, 4 नाम दिया गया, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है। 53 का आंसर दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर पता लगाता है। अच्छा विद्युत धारा का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज पता लगाता है। बात समझ में आया, ये ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। एक परिणामित्र की कोर पटलित क्यों कहते हैं, एक परिणामित मित्र को कोर पटलित क्यों कहते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा इंग्लिश में रहता तो समझ जाता, मैं खुद ही क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ ये, लेकिन कोई नहीं, फिर भी देखते हैं ऑप्शन से कहीं समझ में आ जाए। तो आंसर हो जाएगा आपका भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्त, इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहा हूँ। एक परिणामित्र की कोर पटलित क्यों करते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, होता है कोई कोई लैंग्वेज थोड़ा हिंदी में। निम्न में से किस में अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय गुण नहीं है, अस्थाई चुंबक की तरह। एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस सब में तो होता ही होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन क्या है, रुकिए रुकिए रुकिए। कह रहा निम्न में से किस में अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, चुंबकीय गुण नहीं है।
एक मिनट दीजिए दोस्त, इसे मैं देखता हूँ ज़रा, इसका आंसर सही तो मैं टिक किया था। ध्यान दीजिए ज़रा, इसमें ना ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। पहला निकेल लोहा, यहाँ कोबाल्ट देता तो चल जाता, एल्युमिनियम दिया हुआ है तो एल्युमिनियम में भी तो नहीं होता, ये भी नहीं होता है ना, इसमें होता है ना इसमें होता है, ठीक है। तो सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। गलत प्रिंट हो चुका है कुछ। एक जो है वक्रीय एसी वोल्टता का शिखर मान 220 वोल्ट है, इसका RMS मान कितना होगा? 56 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 210 क्या हो जाएगा? 210 रूट 110 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का इंग्लिश में भी रहता तो अच्छा है, बट जिस किताब का मैं अभी आप लोग को शुरू में मैं दिखाया था अथी पे थंबनेल में लगा हुआ, आप देखेंगे इंग्लिश में नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कोई कोई क्वेश्चन में, इंग्लिश आसान होता है थोड़ा। किसी AC सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 57 का आंसर क्या दीजिएगा? आंसर हो जाएगा V इंटू आई साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका, ये 12th क्लास में है, पढ़ना हम लोग को। कोई नहीं, देखिए बहुत बच्चे ना घबराते हैं कि 12th क्लास मैंने नहीं पढ़ा, हमारा कैसे निकलेगा। देखो भाई मेरे, आपको नहीं कह रहा है कि टोटल क्वेश्चन बनाओ, आप 10th वाला सब अच्छे से फोकस कर जाओ ना, 10th तक के सारे फोकस अच्छे से कर जाओ। 12th में बहुत ऐसी बातें हैं जो नॉर्मल थ्योरी है, थ्योरी प्रैक्टिस करेंगे, जो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे निकल जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। स्टेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। साथ में 50 नंबर का शिक्षण कला तो आता है, शिक्षण कला 30 नंबर और 20 नंबर अन्य दक्षताएँ आता है, तो वो जो मिला के 50 नंबर उधर हो गया, इधर मिला के आपको हर हाल में उधर से 40 ले आओ ना, उधर मेहनत कर लो शिक्षण कला ये सब चीज़ पे, 40 नंबर उधर से उठा लो और इसमें से उठा लो कुछ नंबर, कितना लाना ही रहता है, पास ही तो करना है, ठीक है दोस्त। ध्यान रखिएगा इस बात का, घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम है? देखिए ये सब 10th क्लास का दक्षिण हस्त दायां हाथ वाला नियम बता रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा का आपस में लंबवत होता है। ये तीनों चीज़ बताया था इन्होंने राइट हैंड के थ्रू। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग जीवाणु की कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। सोचिएगा, दो जीवाणु आया, लैंगिक प्रजनन हो रहा है, अलग अलग मिला है, तो क्या बनाता है वो, मिलकर क्या बनता है? तो आप बहुत आसान है, इसका युग्मनज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? देखिए पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो आप 60 का आंसर देंगे ब्रायोफाइट्स को। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों ऐसे तो 60 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है पादप जगत का उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है ब्रायोफाइट। समझ रहे हैं उभयचर का मतलब क्या होता है? पानी और अथी में दोनों में रह सकता है। नेक्स्ट करा है, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। 61 का आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लेते हैं। संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइट और स्पेरोफाइट चरणों के साथ अद्वितीय चक्रण साझा करते हैं, इनकी संवहनी पौधे के सहित आमतौर पर समान विशेषताओं का इसका चर्चा किया जाता है, यानी कि टेरिडोफाइट्स आंसर होगा। इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसे अल्फा अल्फा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, के रूप में संबंधित किया जाता है? अल्फा अल्फा किसे बोला जाता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सटीवा को बोला जाता है अल्फा अल्फा। नेक्स्ट कहता है डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, तो 63 का हो जाएगा आपका क्या? मुकुलन, बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट करा मिश्रण प्रकृति में डैश हो जाता है, मिश्रण प्रकृति में क्या हो जाता है? तो दोनों होता है, समांगी मिश्रण भी हो सकता है, असमांगी मिश्रण दोनों हो जाता है। बात समझ में आया? 64 का आंसर सी दीजिएगा। समांगी में अलग अलग एक्टिविटी वाले चीज़ नहीं दिखते हैं, जैसे दूध और पानी का मिश्रण। अब विषमांगी में उसके अलग अलग चीज़ में, जैसे बालू में मिला हुआ मान लें चीनी है, हाँ वो दिख जाएंगे अलग अलग ना पार्टिकल। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है थ्योरी क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ साइंस का, हर एग्जाम के लिए वो है, उसमें भी मैंने बताया स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ प्राउस ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? बुनियादी सिद्धांत देने वाला कौन था? जो 66 का आंसर दीजिएगा, कहिएगा जॉन डाल्टन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ये सब बेसिक है, ये सब याद रहेगा, नंबर उठा के देगा। रसायन शास्त्र में कण यानी मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? मोल शब्द किसने दिया? 67 का आंसर कहिएगा, ये दिया था विल्हेम ओस्टवाल्ट ने दिया था। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? 2 अक्षर आपसे पूछा तो आंसर हो जाएगा लोहा। ध्यान रखिएगा इस बात का।
नेक्स्ट कहता है सामान्यतया परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते नाभिक में, वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सेल में। किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? 2n²। क्या कर दर्शाया जाता है? 2n² होता है, माइनस में नहीं, प्लस में। बढ़िया क्वेश्चन आया है, जवाब दीजिए। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक स्थान समान होता है, यानी कि उसका परमाणु संख्या समान होगा। बात समझ? समस्थानिक परमाणु संख्या समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 71 का क्या हो जाएगा? डी। एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। बात समझ में आया? समस्थानिक बोलते हैं तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो। इस बार द्रव्यमान संख्या समान हो गया परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, तो आइसो बार बोलते हैं इसको। आइसोटॉप और आइसो बार, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? आइसो बार, और उसका आइसोटॉप बोलते हैं। पिछलका क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, ऊर्ध्वपातन नहीं है, क्रिस्टलीकरण, आसवन, निष्क्रियकरण। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रियकरण। ये सभी क्या है? मतलब नया चीज़ बनता है निष्क्रियकरण, मतलब जला देना किसी चीज़ को, निष्क्रिय कर देना। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? कशेरुकी की विशेषता नहीं है, से ध्यान रखना है। तो 74 का आंसर हो जाएगा व्यासीय सममिति। ठीक है। नेक्स्ट है स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? अब स्तनधारी के हृदय में कितने खल बने होते हैं, जगह? तो आप कहेंगे कि 4 मतलब इसमें चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, जवाब दीजिए आप लोग कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज किस प्रकार की गई? कैसे उन्होंने खोजा था? तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, ऐसा तो नहीं प्याज व्या रक्त उक्त पेड़ पौधा ये सब तो नहीं हो रहा था, कॉर्क का उन्होंने निरीक्षण किया था। नेक्स्ट कहता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? अब केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, देखिए ऐसे समझिए, ये हुआ, तो अब ये पूछ रहा है इसके अंदर जो भरा हुआ है ये तो बीच में केंद्रक है, और ये कोशिका झिल्ली, बचा कोशिका द्रव बोलते हैं ना उसको कोशिका द्रव बोलते हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। पानी की कमी कारण कोशिका में संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 78 का आंसर क्या देंगे आप? कहेंगे सर बहुत आसान है, 78 का डी होगा, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोचिए, इसमें से लवक है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, इसमें से कोई एक जो है सिर्फ पाया जाता है। तो लवक जो होता है वो सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों में रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? और रंग किसके द्वारा आता है? तो देखिए इसका 80 का आंसर क्या जवाब देंगे? बहुत आसान है, इसको बोलते हैं एंथोसायनिस, इसके द्वारा रंग आते हैं फल या सब्जी में। बेहतरीन क्वेश्चन का दोस्त कलेक्शन है। दृढ़ संयोजी उत्तकों का कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाता है? अब दृढ़ संयोजी उत्तक है, ये कंकाल से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे आप? तो कहेंगे बहुत आसान है सर, इसको बोलते हैं नसें। नेक्स्ट कहता है कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा किस प्रकार का झिल्ली है? तो 82 का आंसर क्या देंगे? क्यूटेनियस झिल्ली बोलते हैं इसको। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार का नहीं है? पशु के उत्तक का प्रकार नहीं है, बताइए। 83 का हो जाएगा पहला ही, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ये तो पौधों में होता है ना, पशु में नहीं होता है, या किसी एनिमल में। किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है, ऑक्सिन बोलते हैं। शीर्ष पर ऑक्सिन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब सूर्य के जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे घूमता है, इसको कौन सा नाम दीजिएगा? तो आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं फोटोटॉपिज्म। फोटो मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश के जैसे घूमने को फोटोटॉपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीश्वसन। ठीक है, ऑक्सीश्वसन, ध्यान रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। गार्ड कोशिका में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। तो 87 का आप जवाब देंगे पानी प्रवाहित होता है। जीवाणु के वैज्ञानिक नामाकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया? वैज्ञानिक नामाकरण जीवों का देना कौन शुरू किया था? लिनियस साहब ने किया था, कैरोलस लिनियस ने ऐसा किया था, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा वृक्काणु बोलते हैं इसको, वृक्काणु, ध्यान रखिएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन सब है, खुद आप सोचिए।
अंतर अंतर्ग्रथन सिनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग गुजरता है, ध्यान रखिएगा। तो 90 का जवाब देंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करता है, जो मतलब बातें हैं वो गुजर रहा होता है। बात नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, सेंस। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है, ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन के बारे में पूछ रहा है, इसका मूल कार्य क्या है। तो आप कहिएगा सर, हाँ सही है, इसका आंसर कहिएगा मासिक धर्म चक्र को विनिमय करने के लिए एस्ट्रोजन के द्वारा मासिक चक्र सही टाइम पे आता है। एक क्वेश्चन कह रहा है अगला, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, कैसे पोषण प्राप्त करेगा, जवाब दीजिए जरा। तो बीजांडासन के द्वारा, ठीक है। एक मिनट, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, एक सेकंड दीजिएगा, इसका आंसर गलत लग रहा है मुझे, एक सेकंड। नहीं ठीक है, बीजांडासन, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, प्लेसेंटा ही बोलते हैं, यही है बीजांडासन के द्वारा प्लेसेंटा जो नाभि से कनेक्ट रहता है बच्चों के। इसका जवाब दीजिए जरा। कह रहा है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार कह रहा है कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। जो कृत्रिम है वो कहिएगा आप आंसर कि 19वीं सदी में किया गया था। नेक्स्ट का, नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटर ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। सोचिए जरा, तो 94 का आंसर दीजिएगा आप, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, पर्यावरण के हिसाब से सही है, तो पहला हो जाएगा सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। अगला कहता है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में क्या है, जलवायु विस्फोट, विमानन ईंधन, ये सब तो लग नहीं रहा। इधर देखते हैं, इधर में क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे बसंत के समय में होता है, तो आंसर हो जाएगा आर्कमिडीज, मतलब सॉरी अंटार्कटिका, आर्कमिडीज नहीं, अंटार्कटिका के ऊपर में ओजोन छिद्र जो होता है वो निर्मित होता है। नेक्स्ट कह रहा है चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। उत्तराखंड में तो चिपको आंदोलन हुआ था, ये अलग की बात आपसे पूछ रहा है। तो 98 का आंसर आप ए दीजिएगा। अब पीको आंदोलन, ठीक है, 98 में हो जाएगा। अब पीको आंदोलन में भी ऐसा ही किया गया था, पौधा को बचाने के लिए उससे लिपट किया गया था लोगों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, पारंपरिक स्रोत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पवन चक्की हो जाएगा, ये पारंपरिक स्रोत तो है नहीं, नया है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, इसमें कौन सा जानवर रहता है, तो आंसर कहिएगा बाघ के लिए सरिस्का और रणथंभौर है। तो दोस्त आपने देखा 100 क्वेश्चन का ये सेट होता है, 100 क्वेश्चन अभी आपके बीच मैंने रखा, तो आपसे इतना ही निवेदन है कि इसका प्रैक्टिस करें। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 4 चांद लगाएंगे। 2024 या 25 जब भी आप देना चाहें एग्जाम दे सकते हैं। साथ में दोस्त बता देना चाहते हैं, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो आपके सामने ये दिख रहा है, हाई फिट ग्लोबल फैशन है, इसका आप हर जगह जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह मिल जाएंगे। दोस्त इसमें इसमें मैं फैशन डिजाइनिंग का चूँकि कोर्स कर रखा हूँ, तो मैं अच्छे से फिटनेस और फैशन से रिलेटेड बातें करता हूँ, ठीक है। अभी तक भी अगर आपने अपने चैनल को directstudy.com का सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आपको और भी वीडियोज आएंगे वो मिलता रहेंगे। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।